इसके पहले की 2 कक्षाओं में हमने जल के बारे में बातचीत की थी। सोर्स ऑफ वाटर यानी कि जल हमें कहाँ से प्राप्त होता। उसके बाद जल में जो भी प्रदूषक तत्व हैं, जल में जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषक तत्व हैं, उससे जल में क्या-क्या प्रदूषण हो सकता है और जलीय जीवों पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके साथ-साथ हमने यह भी जाना कि जल में जो प्रदूषण का स्तर है, उसको मापने के लिए हमने 3 पैरामीटर निर्धारित किए थे, जो केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल थे। इन तीनों पे बातचीत हमने इसके पहले की कक्षाओं में की है। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे वाटर के बारे में, यानी कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, यानी कि कठोर जल और शीतल जल के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। इस कक्षा का अध्ययन करने के उपरांत हम जल में किस जल को कठोर जल कहें और किसको शीतल जल करें, उसके बारे में जान सकेंगे। और परीक्षा के दृष्टिकोण से कोई अगर कठोर जल है तो उसमें कौन से तत्व उपस्थित रहेंगे, जबकि शीतल जल में कौन से तत्व कम मात्रा में उपस्थित रहेंगे। उन सभी तमाम बिंदुओं, फैक्ट एवं कंसेप्ट दोनों पे हम लोग अपनी बातचीत रखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हार्ड वाटर वर्सेस सॉफ्ट वाटर, यानी कि किसे हम कठोर जल कहेंगे और किसे हम शीतल जल कहेंगे। तो सबसे पहले पानी की कठोरता, यानी कि हम लोग जल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग पानी की कठोरता को समझेंगे। पानी की कठोरता को सरल परिभाषा, यानी कि आसान एवं सरल शब्दों में कहा जाए तो जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा, यानी कि अगर कोई जल है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है, यानी कि उस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होने के कारण प्रायः कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट बाइकार्बोनेट है। यानी कि अगर कोई जल है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है, इसके साथ साथ उसके अन्य अन्य जो क्लोराइड है उसमें सल्फेट और बाइकार्बोनेट अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उसे हम कठोर जल के रूप में जानते हैं। इसके साथ साथ सॉफ्ट जल, यानी कि शीतल जल उसे कहेंगे जिसमें खनिज मात्रा कम मात्रा में उस जल में मौजूद होते, उसे हम प्रायः शीतल जल के नाम से जानते हैं। दूसरा दूसरे बिंदु पे हार्ड वाटर, जिसे प्रायः कठोर जल के नाम से जाना जाता है, तो उसमें हार्ड वाटर यानी जिसे हम कठोर जल कह रहे हैं उसमें उस जल में उच्च मात्रा में, यानी कि उस जल में देखा जाए तो उच्च मात्रा में खनिज लवण या आयरन, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा है वह अधिक मात्रा में घुले या पाए जाते हैं। कठोर जल में देखा जाए तो उच्च मात्रा में, यानी कि अधिक मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम की जो आयरन है वह अधिक घुलनशील या अधिक मात्रा में पाया जाए तो उसे हम कठोर जल के रूप में जानते हैं। इस जल का हम उदाहरण के रूप में देखेंगे तो समुद्री क्षेत्र में प्रायः जो जल समुद्र में पाए जाते हैं वह उसमें जो भी खनिज लवण है वह उच्च मात्रा में घुले होते हैं, जिसके कारण उसे हम कठोर जल के रूप में जानते हैं। उस जल का सेवन मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें उस जल में खनिज लवण जब अधिक मात्रा में है तो उस जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह कम हो जाती है। अगर मनुष्य समुद्र का जल का सेवन कर रहा है तो उस जल में प्रायः नमक की उपलब्धि, जिसे NaCl कहा जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो जल में ऑक्सीजन, यानी कि अगर कोई जल कितना स्वच्छ एवं स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उसमें अगर जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम है तो उस
जो खनिज पदार्थ है उससे हमारे शरीर में अनेक प्रकार की समस्याएं होंगी, इसलिए प्रायः मनुष्य कठोर जल का सेवन नहीं कर पाता। दूसरे नंबर पे सॉफ्ट वाटर, जिसे शीतल जल के नाम से कहा जाता है। इस प्रकार के जल में देखा जाए तो जो भी खनिज पदार्थ है वह कम मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि खनिज पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं जिस जल में, उसे हम प्रायः सॉफ्ट वाटर कहते हैं। इसका अच्छा उदाहरण के रूप में देखें तो प्रायः जो रेन वर्षा होती है, यानी कि वर्षा का जल, और इसके साथ साथ जो भी इंजेक्शन या अन्य किसी के अन्य दवाओं में प्रयोग होने वाले जो आशुत जल है वह भी प्रायः सॉफ्ट जल के उदाहरण के रूप में एक अच्छा उदाहरण हमारे सामने है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि कुछ जल प्रायः जो कठोर है और अस्थायी होते हैं, यानी कि टेम्परोरी होते हैं। कुछ जल कठोर है लेकिन वह टेम्परेरी है, उसको मनुष्य उबाल कर या गर्म करके उसमें संशोधन करके सॉफ्ट जल में परिवर्तन कर सकता है। जबकि कुछ जल ऐसे होते हैं जो परमानेंट, यानी कि हमेशा के लिए वह कठोर होते, उसमें मनुष्य किसी भी प्रकार से या कोई भी हस्तक्षेप करके उस जल का जो मूल्य स्वरूप है उसे नहीं बदल पाएगा। हम उसको एक एक करके देखेंगे। टेम्पोरली वर्सेस परमानेंट हार्डनेस, यानी कि सबसे पहले हम यह समझेंगे कि टेम्पोरली और हार्डनेस में समानता या अंतर क्या है। टेम्पोरली यानी कि कुछ जल ऐसे हैं जो कठोर जल के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें हम उबाल कर या उन्हें हम गर्म करके उनकी जो मूल्य स्वभाव है उसमें परिवर्तन कर देते हैं, और हम हार्डनेस जल को कोमल जल की या शीतलक जल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेम्परोरी हार्डनेस वाटर, जिसे प्रायः अस्थायी कठोरता के नाम से भी जाना जाता है, उस पे हम लोग अपनी ध्यान केंद्रित करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अस्थायी, जिसे प्रायः कठोर पानी की कुल कठोरता का वह भाग है जिसे उबालकर या हटाया जाता, और यह कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। पुनः आप समझेंगे इस बात को। कोई जल है, उस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुला हुआ है। कोई जल है, उस जल में यानी कि हम जल ले चुके हैं, उस जल में जांच के दौरान और पता चला यंत्रों के दौरान कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुला हुआ है। तो उस जल को, जो कठोर जल है, उसको अगर हमें सॉफ्ट जल में परिवर्तन करना है तो उस जल को हम अगर उबाल दे रहे हैं या गर्म कर दे रहे हैं तो हमें सॉफ्ट जल के रूप में, जो कठोर जल था वह सॉफ्ट जल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि प्रायः घरों में देखने में आता है कि जब नलों से पानी का हम सेवन करते हैं लेकिन उस पानी में कभी-कभी कुछ भारी धातु जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हो लेती है, तो प्रायः हम उस जल को उबालकर सेवन करते हैं। इसे हम, यानी कि कठोर जल को हमने सॉफ्ट जल के रूप में परिवर्तन किया। इसमें मुख्य रूप से दो धातुओं के बाइकार्बोनेट घुले होते, जैसे मैं इसमें प्रायः कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते। उस जल को अगर हम उबाल रहे हैं तो कठोर जल से वह सॉफ्ट जल में परिवर्तन हो जाएगा। अब दूसरा जो परमानेंट हार्डनेस, यानी कि जिसे प्रायः अस्थायी कठोरता के नाम से जानते हैं, उसको हम देखेंगे। अस्थायी कठोरता में प्रायः कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड, अस्थायी कठोरता में कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण होती है। अस्थायी कठोरता में कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण होती है। अस्थायी कठोरता में कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण होती है। अस्थायी कठोरता में कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट,
और नाइट्रोजन नाइट्रोजन की उपस्थिति में जो जल है वह अस्थाई कठोर के रूप में होता है। इस जल को हम गर्म करके या इस जल को उबालकर हम इन जो भारी तत्व मिले हुए हैं उसको हम दूर नहीं कर पाते, इसलिए इस जल को हम परमानेंट हार्डनेस के रूप में जानते हैं। पुनः देखेंगे जो परमानेंट हार्डनेस जल है उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रोजन धातु मिले होते जिसे हम उबालकर या गर्म करके इसे हम परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। इससे मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड, सल्फर एवं नाइट्रोजन के धातु मिले रहते, जबकि टेम्प्रोली जो वाटर है उसको हार्डनेस को दूर करने के लिए इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट मिले रहते हैं। उसे उबालने पे वह हार्डनेस दूर होकर सॉफ्ट जल में परिवर्तित हो जाता है, जबकि जो परमानेंट हार्डनेस वाले जल है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फर और नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं, जिन्हें उबालकर प्रायः हार्डनेस को सॉफ्ट में नहीं परिवर्तित किया जा सकता। कुछ ऐसे धातु हैं जो जल में रहने के बाद, यानी कि कुछ ऐसे धातु हैं जो जल में पाए जाने के कारण अगर उस जल का सेवन मनुष्य लंबे समय तक कर रहा है तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। उस पे हम लोग बात करेंगे, यानी कि मेजर मेटल वाटर पॉल्यूटेंट्स, यानी कि कुछ ऐसी धातुएं हैं जो जल में लंबे समय से है। उस जल को अगर मनुष्य बार बार सेवन कर रहा है तो उसके स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं होंगी। उस पे हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। पहले नंबर पे जो है वह आर्सेनिक है। आर्सेनिक यानी कि पीने के पानी और भोजन, यानी कि जब कोई धातु, आर्सेनिक एक धातु है प्रायः यूपी में और अन्य राज्यों में जो नल है, जब नल से हम लोग पानी ऊपर लाते तो उसमें आर्सेनिक के कुछ तत्व पाए जाते हैं। यानी कि अगर हमारे पीने योग्य पानी में आर्सेनिक घुला हुआ है तो उसका अगर हम सेवन लंबे समय से कर रहे हैं, उस जल का लंबे समय से सेवन कर रहे हैं तो उससे कैंसर कैंसर रोग हो सकता है। और इसके साथ साथ मधुमेह भी हो सकता है, यानी कि यार आर्सेनिक युक्त पानी का हम सेवन कर रहे हैं तो कार्डियोलोसिस और डायबिटीज नामक बीमारियां होगी। हिंदी में से हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियां आर्सेनिक युक्त अगर हम पानी का सेवन कर रहे हैं तो यह दो प्रकार की बीमारियां होने की संभावना प्रबल होती है। दूसरा है मिथाइल मरकरी, जिसे प्रायः मिथाइल पारा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम किसी पानी का सेवन कर रहे हैं, उस जल में मिथाइल मरकरी घुला हुआ है या उस जल में मिथाइल मरकरी का कुछ भी अंश पाया जा रहा है तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र जिसे इम्पेरिकल न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, उसको यह प्रभावित कर देती है। यानी कि अगर किसी जलाशय, यानी कि जो भी हम पानी का सेवन कर रहे हैं उसमें अगर मिथाइल पारा पाया जाता है तो वह हमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देती है। यानी कि इम्प्रूवेड नर कहाँ मिथाइल मरकरी पाई जाती तो वह हमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देती है और तंत्रिका संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है।
इसके बाद लेड, जिसे प्रायः शीशा कहा जाता है, अगर हम किसी भी प्रकार का जल का सेवन कर रहे हैं, अगर उस जल में लेड के कुछ अंश या लेड पाए जाते हैं तो वह हमारे ब्रेन ब्रेन दिमाग जिसे ब्रेन दिमाग, किडनी, ब्लड रिलेटेड इशू, यानी कि अगर हम किसी भी प्रकार का जल का सेवन करें उसमें अगर शीशा पाया जा रहा है तो वह हमारे ब्रेन, दिमाग, किडनी और यहाँ तक कि ब्लड रिलेटेड इशू यानी कि रक्त संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगर हम लेड युक्त पानी का सेवन करें तो उसमें प्रायः मस्तिष्क का क्षति होगा, गुर्दे का क्षति होगा और रक्त संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। फ्लोराइड, अगर किसी जल का हम सेवन करें, अगर उस जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है तो जो भी हमारी हड्डियां हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, उनकी जोड़ और पकड़ कमजोर हो जाती और इसके साथ साथ दांतों में शायद देखा जाए तो फ्लोरिया नामक एक बीमारी होती है, यानी कि अगर हम किसी जल का सेवन कर रहे हैं उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक है तो जो भी हड्डी है उसमें आपसी पकड़ कमजोर हो जाती, जबकि दांतों में देखा जाए तो फैलेरिया नामक बीमारी होती जो दांत पीला पीला हमें दिखता है। नाइट्रेट, या किसी भी जल में हम अधिक मात्रा में, अगर हम कोई जल का सेवन कर रहे हैं उस जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक मात्रा पाई जाती है, उस जल में खनिज तत्व के रूप में नाइट्रिक पाई जाती तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विशेषकर देखा जाए तो नाइट्रेट का सेवन छोटे बच्चे या शिशु हैं उन पे अधिक मात्रा में इसका प्रभाव हमें दिखता है। बहुत अधिक नाइट्रेट का सेवन करने से रक्त में जो ऑक्सीजन ले जाने की तरीका है, यानी कि रक्त के दौरान अब ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता वह प्रभावित हो जाती और प्रायः देखा जाए तो मेथनोग्लोबिन जिसे बू जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है इसका कारण बनता है। यानी कि नाइट्रेट का अगर हम अधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं तो इसका प्रभाव प्रायः छोटे बच्चों पे दिखता है। जब नाइट्रेट का सेवन अधिक मात्रा में जल में हो रहा है तो जो रक्त वाहिनिका है जो खून के माध्यम से ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है वह प्रभावित हो जाती, जिसके परिणाम स्वरूप मेथनोग्लोबिन, जिसे प्रायः ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रकार का कारण उत्पन्न होता है। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन इंडिया, भारत में भूजल प्रदूषण के कुछ सरकारी आंकड़े उस पे हम लोग बात करेंगे। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया, इसमें देखा जाए तो केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार, यानी कि भारत में जो भी सरकारी संस्थाएं उसके अनुसार भारत का भूजल अत्यधिक प्रदूषित है, यानी कि भारत में लगभग 276 जिले में फ्लोराइड की मात्रा, यानी कि फ्लोराइड की मात्रा जल में अधिक मात्रा में पाई जाती, जबकि 387 जिलों ने यह इस बात को स्वीकार किया है कि उनके यहाँ जो जल है उसमें नाइट्रेट की उपस्थिति अधिक मात्रा में पाई जाती और इस प्रकार की जो समस्या है संपूर्ण भारत में फैली हुई, इसकी वजह से अनेक प्रकार की जो जल से संबंधित स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होनी चाहिए वह हमें वर्तमान समय में दिखाई देती है। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।